मध्य नागपुर से 2019 में जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, ऐसे युवा कांग्रेस के उम्मीदवार बंटी भाऊ शेड़के मेरे साथ में। इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है और बंटी भाऊ मेरे साथ में। बंटी भाऊ, क्या कहेंगे, इस बार भी आप मैदान में हैं। पिछली बार में थोड़े मतों से आपका जो आमदार बनने का सपना जो है वो नहीं हुआ, इस बार क्या स्थिति है? बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि भाऊ ये शब्द का वापर आप कीजिए मत। अरे मेरे भाऊ जय। नहीं, क्योंकि भाऊ दादा साहब जो है ये राजनीति में और राजकारण में जो है हम लोग जब समाजकारण में हम जब जीते तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जनता के नौकर, हम किसी के दादा नहीं है, किसी के साहब नहीं है, किसी के भाऊ नहीं है। यानी भले हमसे छोटा रहे या बड़ा रहे, किसी ने जो है जो भी राजनीति में रहता है, क्योंकि राजनीति का स्तर इस प्रकार से आप सभी को पता है कि ये पिछले 2014 से लेकर तो अभी तक, और खास करके महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में हमने इस तरीके का राजनीति का स्तर देखा हुआ है। इसलिए लोगों को जो है ये शब्दों से यानी उनको घृणा हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लीतापुती करने का काम अगर समझ लो भाऊ दादा साहब अगर कहने के बाद में होता है तो मैं बस आपके भाई जैसा हूँ, छोटे भाई जैसा हूँ। और रही बात आपने जिस प्रकार से कहा, तो एक मध्य नागपुर में बहुत अच्छा उत्साह है। जनता जनार्दन ने, सम्मानीय जनता जनार्दन ने मुझे 72,000 वोटों से उन्होंने मुझे नवाजा था। यानी इतने ज़्यादा वोट कभी जो है कांग्रेस पार्टी को जो है हमारी मध्य नागपुर में कभी मिले नहीं। तो जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद हृदय से देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो है जननायक राहुल जी गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा उन्होंने दिया था। तो कहीं ना कहीं पर मध्य नागपुर की सम्मानीय सभी जनता जो है उन्होंने वो नारा जो है आत्मसात किया और आत्मसात करने के बाद में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। पिछले बार में उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी को दिया, मगर इस बार उम्मीदवार चेंज किया है। क्या इसका भी कुछ असर आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सम्मानीय विकास कुमारी जी, जब मैंने किसी भी पत्रकार महोदय के सामने कही है या लाइव वीडियो के सामने कही है, किसी से भी मैं जब अपने चर्चा संवाद परिसंवाद जब मैं मध्य नागपुर में या नागपुर शहर में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में कहीं पर भी अगर करता हूँ तो मैं सबसे पहले तो उन्हें सम्मानीय लोकप्रिय विकास कुमारी जी कहता हूँ। क्योंकि उन्हें लोकप्रिय विकास कुमारी जी इसलिए कहता था क्योंकि मैं 4,000 वोटों से, मेरी लोकप्रियता थोड़ी सी 4,000 वोटों से कम थी, उनकी लोकप्रियता 4,000 वोटों से ज्यादा थी। तो मैं कभी भी, आप उनसे भी पूछ सकते, क्योंकि पिछले बार में वो चुनाव जब जीते थे सम्मानीय विकास कुमारी जी, तो उनको विजय तिलक जो था, विजय तिलक, और उनको तिलक जो है कुंकू लगाने का काम अगर किसी ने सबसे पहले अगर किया होगा तो जहां पर मैं चुनाव, उनका भी नतीजे निकले, मेरे नतीजे निकले, उन्हें 75,000 वोट मिले, मुझे 72,000 वोट मिले। सबसे पहला विजय तिलक मैंने लगाया था, मैंने उनको गोदी में उनको उठाया था। किसे? विकास कुमारी जी को, सम्मानीय लोकप्रिय परम आदरणीय विकास कुमारी जी को। और वहां से होते हुए मैं अपने घर पर नहीं गया, मैं सबसे पहले उनके घर पर गया। उनके डीजे में जो ऑडियो जो बज रहा था, डीजे जो बज रहा था, वहां पर मैंने उनके बच्चे के साथ में, उसके दोस्तों के साथ में, उनके घर के लोगों के साथ में, हमारी काकू यानी सम्मानीय कुमारी काकू जो है, उनकी मिसेज जो है, उनके साथ में मैंने फुगड़ी खेलकर यानी जल्लोष मनाया था उनकी जीत का। क्योंकि क्या है, देखिए कि तो मानना पड़ेगा, जीत थी उनकी जीत थी। हम लोग भले ही हारे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी के ऊपर में करना नहीं चाहिए। उनकी लोकप्रियता ज्यादा थी, मैं उनके घर पर गया। बंटी भाऊ, इस बार जो है स्थिति थोड़ा अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है अनीस अहमद जी को वहां पर मैदान में उतारा है। ऐसे स्थिति में अनीस अहमद जी और बंटी शेड़के और प्रवीण दड़के त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। ऐसे में क्या स्थिति पिछले साल में जो हुई 2019 में, वो स्थिति इस साल में नहीं रहेगी यदि अनीस अहमद अगर मैदान में रहते हैं तो? नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मध्य नागपुर की सम्मानीय हमारी जनता ये भटके नहीं है। अच्छा, ये भटके नहीं है ना। और रही बात आपने सबसे पहले सम्मानीय अनीस अहमद जी के बारे में आपने बात की, लोकप्रिय हमारे मध्य नागपुर के सम्मानीय परम आदरणीय, मेरे प्रेरणा स्थान आदरणीय अनीस अहमद जी पूर्व मंत्री भी रह चुकी है। और इस बार की हमारी जब सरकार आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अनीस जी जो है, अगर हमारी सरकार अगर आती है और अच्छे इस पर अनीस अहमद जी रहेंगे, और कल भी मेरे मार्गदर्शक थे, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेंगे। मुस्लिम वोटों में कुछ फर्क नहीं करेगा अनीस अहमद यदि रहते हैं तो? क्योंकि एमआईएम के जो है कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन रह सकता है अनीस अहमद जी को। ऐसे में मुस्लिम मतों में वहाँ पे डिवाइडेशन नहीं हो सकता है कि मध्य नागपुर में? देखिए, आपने सबसे पहले ये कहा था कि अनीस अहमद जी खड़े होने के बाद, अनीस अहमद जी कल भी मेरे मार्गदर्शक थे, आज भी आने वाले समय में भी रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में ही मध्य नागपुर की युवक कांग्रेस कही है, नागपुर शहर की युवक कांग्रेस कही है, हमारी कांग्रेस कमेटी कही है, उनके मार्गदर्शन के, उनके नेतृत्व में जो है हम लोग काम करते हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं। और सम्मानीय अनीस अहमद जी, परम आदरणीय अनीस अहमद जी जो है, अनीस अहमद जी का जो दौर था और अभी भी दौर है, आने वाले भविष्य में भी दौर रहेगा, वो दौर हम लोग युवा उनके मार्गदर्शन में टिका के रखेंगे। मध्य नागपुर में नहीं, पूरे शहर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग टिका के रखेंगे। और जिस भूमि पे हम लोग खड़े हैं,
ये भूमि, इस भूमि जो है ये बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भूमि है, संत ताजुद्दीन बाबा जी की भूमि है, रहते जी राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है, ये राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी इनकी भूमि है, क्योंकि हमारे बारासिंगल में भी राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी आए थे। तो इस भूमि के ऊपर में खड़े रहकर मैं सबसे पहले तो मैं आपको किसी को बरगलाऊंगा नहीं, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि लोकतांत्रिक सभी का अधिकार रहता है। अगर लोकशाही हम लोग अगर कहते हैं कि संविधानाचा विजय असो, तो संविधानाचा विजय असो तो संविधान में कभी लिखा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर समझ लो कांग्रेस में अगर रहते हैं तो वंचित आघाड़ी से नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? उनका वो अधिकार है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले बार कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बंटी यार तू एमआईएम की वजह से आ रहा था, मैं बिल्कुल नहीं मानता एमआईएम की वजह से आ रहा था। मुझ में कुछ कमी होंगी, मैं कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाया होऊंगा। एमआईएम भी एक पार्टी है, एमआईएम भी एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, एनसीपी है, एनसीपी के 2 गुट है, शरद पवार जी का है, अजित पवार जी का है, शिवसेना के 2 गुट है, उद्धव ठाकरे जी का है, दूसरा हम देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी का है। तो सभी का ये लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं ये समझता हूँ संघर्ष करो, आगे बढ़ते रहो, अच्छी समाज सेवा करो, अपनी नीति अच्छी रखो और एक प्रगल्भ नागपुर, प्रगल्भ मध्य नागपुर अगर बनाना है, अनियोजित विकास को नियोजित विकास की तरफ हमको अगर लेकर जाना है, मूलभूत विकास को हाथ में पकड़ते हुए अगर हमको सही मायने में अगर विकास करना है, सिर्फ सीमेंट रोड बनाकर विकास की परिभाषा अगर हमको नहीं दिखानी अगर है और व्यवस्थित अगर हमें विकास अगर करना है, तो मैं समझता हूँ कि संविधान की जय हो और संविधान को ही पढ़ते हुए, संविधान के ही मार्ग पर चलते हुए, क्योंकि बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था शिका आणि संगठित हुआ, शिका आणि संगठित हुआ। सभी लोग संगठित है, सभी समाज के लोग संगठित है, सर्वधर्म समभाव को मानने वाली हमारी कांग्रेस पार्टी है, सभी को लेकर साथ में लेकर चलने वाली हमारी कांग्रेस पार्टी है, सबको लेकर साथ में चलेंगे और कांग्रेस का परचम बंटी लहराएंगे। और राहुल गांधी भी टी शर्ट पहन के रहते हैं हमेशा, आप भी टी शर्ट पे है, बिल्कुल नेता से लगते हैं, टी शर्ट पे रहस्य क्या है टी शर्ट का? नहीं तो मैं तो बस यही कहना आपको चाहता हूँ कि नेता तो सबसे पहले हम लोग है नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है। यानी मान के चलिए हम लोग नेताओं के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के नेता कोई और कहते होंगे, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की भी कार्यकर्ता है। हम लोग आज नामांकन रैली के लिए जब हम लोग आए थे तो बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हमने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद में अभिवादन किया। जिलाधिकारी कार्यालय तक जब हम लोग आए थे तो सबसे पहले मेरे आगे जो सीनियर्स हैं यानी बुजुर्ग है, हमारी चाची है, बुआ है, जो हमारी मध्य नागपुर की हमारी बहनें, जिनकी आशीर्वाद से उन्होंने मुझे 72,000 वोट दिए थे। प्रभाग 18 के सम्मानीय नागरिकों ने संघ के मुख्यालय में मुझे 18,000 20,000 वोट देके मुझे पार्षद बनाया था। तो वो सम्मानीय बहनों का नाम लिया आपने, थोड़ा समय बहनों का, लाडली बहना, सम्मानीय आप बहको मत, लाडली बहना, इसका क्या सब? आप भटके वहां पर उम्मीदवार कौन है आपको मालूम है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है। तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो भी सरनेम होंगे तो सरनेम में से आप द निकाल दो और भ लगा दो। भटके हुए लोग नहीं है मध्य नागपुर में, भटका हुआ मत, वास्तविकता के ऊपर में हमने बात करना चाहिए। रही बात हमारी महिला बहनों के ऊपर में, महिला बहनों को अगर मान के चलो अगर 50% भी अगर आरक्षण अगर देने का काम अगर किसी ने अगर किया होगा तो किसने किया है? देश को अगर प्रथम प्रधानमंत्री देने का अगर काम अगर किसी ने अगर किया होगा तो किसने किया है? आज जिस प्रकार से बदलापुर की अगर घटना होती है, उत्तर प्रदेश में घटना होती है, हाथरस में घटना होती है, ये घटनाओं का विश्लेषण हमने करना चाहिए, घटनाओं का चर्चा हमने करना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अगर समझ लो कोई अगर नेता अगर होंगे तो वो किसानों के ऊपर से गाड़ियां उड़ाकर लेके जा रहे हैं। वो जो बहन हमारी जो हाथरस में जो इतना बड़ा कांड हुआ था, हम तो कांड ही कहेंगे, ये सारी चर्चा भी हमने कहने चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप न करते हुए सकारात्मक हमने रहना चाहिए, नकारात्मक भूमिका हमने नहीं अपनानी चाहिए। और रही बात जो आपने लाडली बहन की आपने जो बात कही थी, मेरे नेता जननायक राहुल जी गांधी जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, वो एकमात्र ऐसा शख्स है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का उन्होंने नारा दिया था। और वो नारे के अंतर्गत जो है पीड़ित हमारी बहनें, पीड़ित महिला है, हमारा जो भी समाज के हमारे लोग होंगे, वो सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर वो व्यक्ति ने सिद्ध करके दिखाया। और वही व्यक्ति ने कहा है, क्योंकि राहुल जी गांधी अगर हिमाचल में उन्होंने जो कहा था, जो कहा सो किया, ठीक है, राजस्थान के अंदर में जो कहा सो किया, छत्तीसगढ़ में जो कहा सो किया, यानी भूपेश बघेल जी ने वहां पर हजारों किसानों की वहां पर जो है, बराबर है मुझका का, हजारों किसानों की जो है वहां पर कर्ज माफी की थी। हम लोगों ने गृहलक्ष्मी, खुद कर्नाटक का, मैं राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव कर्नाटक का प्रभारी था, अभी पंजाब का भी प्रभारी था, उत्तर प्रदेश में, केरला में, मैंने हर जगह काम किया हुआ है। वहां पर राहुल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनते ही जो है 2,000 रुपये हम आपके खाते में देंगे। वहां पर 2,000 रुपये जा रहे हैं, 1 साल हो गया। बस इस बार मध्य नागपुर में अब कितना लीड लेंगे? नहीं बस इतना ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके चेहरे का नूर देख के मुझे ऐसा लगता है कि और कि क्योंकि आप भी चेहरे से कांग्रेस ही लग रहे हो और ये कांग्रेस की, मैं तो पत्रकार हूँ, कांग्रेस ही नहीं हूँ मैं, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना वंचित बहुजन कांग्रेस वगैरह, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पत्रकार हूँ। इस बार लीड कितना रहेगा आपका, बिल्कुल बोल दीजिए हमारे चैनल पे। देखिए ये 23 तारीख को हम बताएंगे फिर वीडियो। देखिए मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों ने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहना नहीं चाहिए, हमने हर घर तक पहुंचना चाहिए। हर घर तक पहुंचने के बाद में जो लोग नाराज है, तो नाराज क्यों है, उनकी नाराजगी किस प्रकार से हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन वो नाराजगी जो है
क्यों नाराजी किसी भी प्रकार से हम ऐसी दूर नहीं कर सकते। आप समझिए हाथ का इशारा है, क्योंकि मेरे पास एक्टिवा गाड़ी है, आप देख लो MH49 BU 2904 मेरे पास एक्टिवा गाड़ी है, जो 2017 में पार्षद बनने के बाद में मैंने ली थी, और गाड़ी आज भी मेरे पास 2024 हो गया वो गाड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि 108 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, तो जो पार्षदों के पास में अगर समझ लो एक्सेस गाड़ी होंगी 125, किसी के पास में एक्टिवा गाड़ी होंगी, बराबर है, किसी के पास बर्गमैन होंगी, तो 2017 में बर्गमैन थी, 2017 में जो है उनके पास में एक्टिवा गाड़ी थी, 2017 में एक्सेस थी, लेकिन अभी क्या हुआ मालूम नहीं, उनके पास फॉर्च्यूनर है, डिफेंडर है। तो मैं इतना ही समझता हूँ कि हम लोग जनता की सेवा करते करते अपने एक्टिवा पे ही एक्टिव रह के एक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचेंगे, और लोग ये विचार करेंगे, आस पड़ोस के लोगों से पूछेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर समझ लो अपने बच्चे के लिए अगर लड़का अगर देखने जाता है, लड़का देखने के बाद में अगल बगल के लोगों को पूछता है कि भैया हाँ पोरगा कसा है, पोरगा चांगला है का, ये काही व्यसन है का, बरोबर है। तो उसी प्रकार से जो है अगल बगल के लोगों जो है आपस में चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद में वो लोग ये चिन्हित करेंगे कि नहीं यार बंटी ने कोविड में काम किया था क्या, यानी मैं अपने मुंह से नहीं, बंटी ने जो है, बंटी के साथियों ने, और बंटी ने 300 दिन जो है, जो एशिया का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, 2nd नंबर का मेडिकल अस्पताल, उसके बाद बंटी ने मरीजों के लिए और मरीजों के रिश्तेदारों के लिए उसने 300 दिन लंगर चलाया था। कि जनता विचार करेगी, आंदोलन भी किए, केसेस भी आंदोलन किए, आंदोलन करने के बाद में जनता गूगल पर देखेंगी, गूगल पर जनता आजकल इंस्टाग्राम देखती है, फेसबुक देखती है, ट्विटर देखती है, यूट्यूब देखती है, लेकिन जनता ये भी देखेंगे गूगल पर कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोई ऐसा पॉलिटिकल कोई लीडर अगर होगा, मैं खुद को लीडर नहीं मानता, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा राजनीतिक गुने किसके ऊपर में दाखिल है, मुकदमे किसके ऊपर में दाखिल है, तो आपके बेटे बंटी बाबा शेल्के के ऊपर में पूरे महाराष्ट्र में। यानी किसी भी पक्ष का अगर समझ लो कोई अगर नेता होगा और वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, यानी 300 302 या 326 323 के गुने नहीं है। तो बस यही है कि जनता ने अगर देखा होगा, सम्मानीय जनता जनार्दन ने अगर देखा होगा कि नहीं यार बंटी ने लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ने के बाद में बंटी को जो है निष्कासित 108 पार्षदों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हाउस में ठराव पारित किया था। आशा वर्कर जो थी, आशा वर्कर का मैं मोर्चा लेकर गया था, जनगण मन उन्होंने शुरू कर दिया था मोर्चा लेकर जाने के बाद में, और 108 पार्षदों के माध्यम से उन्होंने मुझे निष्कासित किया था। निष्कासित मुख्यमंत्री जी ने किया था। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ था, हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई पार्षद को जो है इस प्रकार से सभागृह में ठराव पारित करके जो उसको निष्कासित किया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। भले ही मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंप मेरे ऊपर में लगा है। सबसे बड़े पहले मेरे सम्मानीय मेरे नेता अगर कोई होंगे तो मेरे पिताजी बाबा शेल्के जी है, और उनके बाद में अगर कोई अगर मेरे नेता अगर होंगे तो जननायक राहुल जी गांधी है। तो बस इतना ही है कि ताकत से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ताकत से जनता की हमने लड़ाई लड़ी है, ताकत से जनता की समस्या का निराकरण जो है हमने तन मन धन नहीं, तन मन के साथ में किया है, क्योंकि एक्टिवा से फॉर्च्यूनर आई नहीं। और इसी प्रकार से तन मन और आमदार बनने के बाद में भी जनता में रहेंगे कि मैं आज अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं कर्नाटक में 230 सीटें हैं और पंजाब में मान के चलिए आप 130 सीटें हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर विधायक जो लड़ते थे, मैं उनका प्रभारी था। विधायक बनना या विधायक का प्रत्याशी रहना और विधायक बनना ये कुछ और बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है में रहेंगे, फॉर्च्यूनर में नहीं रहेंगे ना। ये आप रिकॉर्ड करो, वही तो बताओ, ये आप रिकॉर्ड करो भैया कि बंटी बाबा शेल्के जो है ये हमेशा, भले ही अगर मेरा भाई तौसीफ की अगर समझ लो फॉर्च्यूनर होंगी तो भैया उनकी गाड़ी में अगर बैठूं तो ये मत समझना मेरी है, या सहदेव की गाड़ी में अगर बैठूं तो भैया ये मत समझना मेरी है। आप जो आरटीओ से पता कर लेंगे, नहीं आरटीओ से भी पता करो, मायनेता.com है ना, मायनेता.com में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल केसेस बंटी बाबा शेल्के पे आपको दिखेंगे, सहदेव की गाड़ी में घूमेंगे क्या भैया। तो बस हाँ, तो बिल्कुल दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये बंटी बाबा शेल्के है, और पिछले 2019 के चुनाव में केवल 4,000 वोटों से पीछे रहे थे, मगर इस बार जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्ड खेला है। वहां पर जो है प्रवीण दड़के जी को वहां पर उम्मीदवारी दी है। तो अभी ये दोनों युवा है, एकदम तगड़े युवा है दोनों भी, और बाजी मारेगा ये 23 नवंबर को ही आपको पता चलेगा। और मध्य नागपुर से कौन चढ़ेगा विधानसभा की सीढ़ियां, वो भी 23 तारीख को अपने को फर्स्ट होगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए WS न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।